एवरीवन, वेलकम टू बैक माय चैनल नीलम पॉलिटिकल वर्ल्ड। गाइस, आज हम अपने डीएससी कोर इंडियंस फॉरेन पॉलिसी इन अ ग्लोबलाइजेशन वर्ल्ड अर्थात वैश्वीकृत विश्व में भारत की विदेश नीति के संदर्भ में हम यूनिट सेकंड करने वाले हैं, जो कि भारत और रशिया के बीच संबंध के विषय में। गाइस, इससे इंपॉर्टेंट जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं हमारे एग्जाम के लिए, 6 सेमेस्टर के लिए भी, पॉलिटिकल ऑनर्स साइंस, वो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सो इट्स रियली इंपॉर्टेंट फॉर यू एंड दिस इज़ रियली नाइस वीडियो। और मैं आपको टिल द एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दूंगी गाइस। ये बहुत ही अच्छी यूनिट है एंड अच्छा सब्जेक्ट है। अब आने वाले समय में हमारा 26 मई को हमारा इसका एग्ज़ाम है। सो प्रिपरेशन करते रहिए। ऑल द बेस्ट ऑफ लक एंड डू योर बेस्ट। सो गाइज़, जिन्होंने मेरा पहले से सब्सक्राइब कर रखा है चैनल, उसके लिए थैंक्स। और जिन गाइज़ फ्रेंड्स ने अभी सब्सक्राइब नहीं करा है चैनल, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, ताकि आपके साथ साथ उनकी भी हेल्प हो सके नोट्स के थ्रू। सो आज हमारा टॉपिक है भारत व रूस के संबंध। जैसे हम सभी जानते हैं गाइज, रूस जो है भारत का एक मित्र राष्ट्र है, फ्रेंड कंट्री है, जो कि हमें हेल्प करता रहता है, चाहे वो किसी भी समय में हो। ऐतिहासिक काल से लेकर वर्तमान समय तक हमारे रूस सोवियत संघ के साथ अच्छे संबंध रहे हैं, जिसके कारण जैसे कि हमने पता है कि नेहरू जी जो हैं वो समाजवाद में बिलीव करते थे। क्यों? क्योंकि वो रूस में जाकर कई बार उन्होंने दौरान यात्रा वृत्तांत कर चुके हैं, जाकर उन्होंने देखा है रूस में समाजवादी व्यवस्था ने किस प्रकार सोवियत संघ को शक्तिशाली राष्ट्र बनाया था। गाइस, तो इस संदर्भ में ही हमें लिखना है कि प्रस्तावना में सोवियत संघ नामक समाजवादी देश जो है उसकी विचारधारा से सभी विकासशील देश अत्यधिक प्रभावित थे। अर्थात समाजवादी जो थॉट होती है गाइस, कितनी अच्छी होती है, हम सभी को पता है कि ऐसा थॉट होती है समाजवाद, जो कि हम अपने फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर 6 सेमेस्टर तक पढ़ते आ रहे हैं, जिसके अंतर्गत एक ऐसे कल्याणकारी राज्य की बात की जाती है जो कि अपनी जनता को हर एक चीज़ सुविधा प्रदान करता है और जनता के विकास के लिए होता है, सबके लिए समान व्यवहार करता है। और इसमें राजनीतिक शक्ति जो केंद्रीकृत होती है समाजवाद में, अर्थात साम्यवाद शक्ति में भी, जो सोवियत संघ में था। तो सोवियत संघ ने जो एक छोटी अवधि में बहुत तेजी गति से जो आर्थिक विकास किया, स्वयं को टेक्निक रूप में भी डेवलप किया, तो इस सबसे सारी जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है लाइक इंडिया भी, वो उससे प्रभावित था, आकर्षित था और है भी। सोवियत संघ में जो है राज्य नियंत्रित अर्थव्यवस्था थी तथा एक दलीय शासन का प्रयोग किया गया था, जबकि भारत में हम देखें तो भारत एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और यहाँ पे भी समाजवाद का लक्ष्य प्राप्त करने का प्रयत्न किया जाता है, यानी वेलफेयर स्टेट के अकॉर्डिंग हम भी, हमारी सरकार जो स्कीम्स ऐसे बनाती है जो समाजवाद को प्रमोट करती है और पूंजीवाद को भी। तो हमारे भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। गाइस, अब देखते हैं स्टालिन सोवियत संघ के नेता के अनुसार क्या है समाजवाद। जो समाजवाद के अनुसार स्टालिन कहते हैं कि समाजवाद के साथ नहीं थे, वे पूंजीवाद है। अर्थात स्टालिन ने जो भारत और पंडित जवाहरलाल नेहरू को पूंजीवादी व्यवस्था का समर्थन माना, वो कहते हैं कि ये दोनों तो पूंजीवाद को मान रहे हैं, क्योंकि महानगर टेलीफोन निगम ये सभी टेक्नोलॉजी वाली बातें करते थे। मित्रतापूर्ण संबंधों की शुरुआत वर्ष 1953 में सोवियत संघ में खुश्चेव नाम के नेता थे, उनके शासन में संभाली गई थी और उन्होंने भारत के साथ शांतिपूर्ण संबंध बनाए, सहस्तित्व को संबंधों को उन्होंने आगे बढ़ाया। यानी भारत और रूस में स्टार्टिंग से ही संधियाँ होती रही हैं, शांति की वार्ता होती रही है, मीटिंग्स होती रहती हैं प्रधानमंत्रियों के बीच। और मिखाइल खुश्चेव ने भारत की कूटनिरपेक्ष विदेश नीति और कश्मीर मुद्दे पर भी समर्थन किया था, यानी भारत को हर वक्त प्रमोट करता है सोवियत संघ। तो फ्रेंडशिप इनकी और ज़्यादा मजबूत होती है। भारत की आर्थिक प्रणाली देखिएगा, तो सार्वजनिक उद्योगों की प्राथमिकता पर आधारित थी, यानी स्टार्टिंग में हमारे जितनी भी बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज होती हैं, उद्योग होते हैं, चाहे वो खनिज से रिलेटेड हो, सही राज्य के नियंत्रित थी। परंतु अब तो कुछ कुछ बदलाव आ रहा है इसमें, जिसमें सार्वजनिक नीति और उद्योगों की स्थापना में मदद करता था। और भारत सोवियत संघ के बीच जो संबंध है वो मधुर होते गए, यानी उन दोनों के रिलेशन अच्छे होते गए। क्यों? क्योंकि दोनों ही समाजवाद को मानते थे। मधुर मित्रता संबंधों का ही भारत और सोवियत संघ के बीच वर्ष 1971 में एक गुणात्मक परिवर्तन संधि हुई थी, मित्रता संधि। इसमें और ज़्यादा इनमें चेंजेस है, अच्छी फ्रेंडशिप हुई। भारत और रूस के संबंधों को सुधारने में भारत की भूमिका देखते हैं गाइस, कि उन्होंने, भारत ने क्या किया और सोवियत संघ ने कैसे कैसे एक दूसरे को प्रमोट किया। तो शीत युद्ध के समय से ही और वर्तमान तक भारत एवं रूस की मित्रता हम देख सकते हैं, फ्रेंडशिप समय की कसौटी पर खरी उतरी है। हमेशा के लिए मित्र राष्ट्र, स्टार्टिंग से मित्र राष्ट्र फ्रेंड कंट्रीज़ हैं, जो कि हर समय
एक दूसरे का साथ देने वाला होता है। विशेष विशेषाधिकार प्राप्त जब कोई भी राजनयिक संबंधों की बात करता है, रिलेशन की बात करता है, तो वह भारत और रूस के बीच राजनयिक साझेदारी की विशुद्ध कार्य क्षेत्र यानी भारत और रूस का जो रिलेशनशिप है उसी को प्रमोट करा जाता है। अतिक्रमण नहीं किया जा सकता, अर्थात उनकी बुराई नहीं की जा सकती, क्योंकि वो वास्तव में एक अच्छी फ्रेंडशिप कंट्री है, क्योंकि दोनों ही देश अच्छे समय में तथा अच्छे समय ना होने पर भी एक दूसरे का साथ देते हैं, एक दूसरे को समर्थन करते हैं और मजबूत स्तंभ के लिए में निरंतर खड़े रहते हैं एक दूसरे के लिए। दोनों देशों के बीच प्रमुख संबंध के मुद्दे देखते हैं गाइस, लाइक जैसे सिक्योरिटी से रिलेशन है, सिक्योरिटी को जो प्रमोट करता है रक्षा संबंध, जिसमें भविष्य को ध्यान में रखते हुए भारत जो है रक्षा एवं परमाणु ऊर्जा जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सहयोग पहले से ही मजबूत है। इन्होंने स्टार्टिंग से ही एक दूसरे से अच्छे रिलेशन बना रखे हैं, जैसे ईंधन में, आयात निर्यात में। अधिकतर वैसे देखा जाए तो गाइस भारत ही उससे सोवियत संघ से 60% तक वो लेता है, खनिज हथियार वगैरह खरीदता है अपने हर वर्ष रूस से। भारत रूस से अपने जैसे लाइक सैन्य हार्डवेयर जितने भी हथियार होते हैं अर्थात हथियारों को 60% से अधिक आयात करता है, तथा हालांकि नई दिल्ली हथियारों को अपनी आपूर्ति में विविधता ला रहा है, यानी न्यू दिल्ली में भी अब बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं, परंतु इसके बावजूद आने वाले समय में भी इसी स्थिति के बने रहने की पूरी संभावना, यानी कि अभी तक जो 60% ले रहा है तो आखिर तक देखा जाए तो ये लेता ही रहेगा, क्योंकि उसकी जो हथियार होती है उसकी क्वालिटीज अच्छी होती है और भारत का संबंध अच्छा है, तो इसलिए वो उसी से खरीदता है, रूस से बहुत अधिकतर हथियार लेता रहता है भारत। और क्रेता विक्रेता के रूप में उनके अनुसंधान, रक्षा प्रौद्योगिकी, टेक्नोलॉजी एवं शस्त्र प्रणालियों के संयुक्त अधिवेशन, अनुसंधान, विकास एवं उत्पादन के लिए, डेवलपमेंट के लिए, प्रोडक्शन के लिए, ये दोनों सतत कार्यक्रम में शिफ्ट के साथ एक नई गतिशीलता प्राप्त की है। बहुत ज़्यादा अच्छा इनको चल रहा है अभी। संयुक्त विकास के एक नया मंत्र है, यानी दोनों एक साथ विकास करेंगे, जो कि बहुमोश मिसाइलें हैं गाइज, और 5वीं पीढ़ी के फाइटर एयरक्राफ्ट हो गए, मल्टी ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, तथा भारत में जो सुखोई 30 है एयरक्राफ्ट वो भी, और साथ ही T-90 टैंक के लाइसेंसी उत्पादन में प्रतिबिंबित होता है। अर्थात भारत ने सभी जो हमने एयरक्राफ्ट के नाम लिए गाइस वो भारत ले चुका है रूस से और लेता रहता है। तो ये हमारे ऊर्जा शक्ति संबंधी मतलब रक्षा संबंधी सब रिलेशन हुआ। अब ऊर्जा संबंधी देखते हैं, एनर्जी के क्षेत्र में भारत क्या लेता है उससे। द्विपक्षीय संबंधों में सामरिक सहजता चल रही है, यानी दोनों एक दूसरे की सहायता करते हैं। और अन्य असैन्य परमाणु ऊर्जा, असैन्य यानी सैनिक से रिलेटेड नहीं होती, ये एनर्जी सपोर्ट होता है, जिसमें जहाँ रूस जो है भारत का मनपसंद साझेदार है, क्योंकि भारत से रूस लेता होगा। कुडानकुलम परमाणु बिजली संयंत्र जो है भारत में निर्मित है। उसकी KNP की पहली यूनिट जो जुलाई 2013 में ही चालू हुई थी गाइस, वो 7 जून 2014 को अपनी पूर्ण उत्पादन क्षमता प्राप्त की। उसने एक सफल परमाणु सहयोग के क्षेत्र में एक अमूल परिवर्तनकारी काल के प्रतीक है, यानी भारत में इसका निर्माण रूस की सहायता से हुआ। कुडानकुलम परमाणु बिजली संयंत्र, इसकी दूसरी यूनिट भी अब चल रही है, शीघ्र चालू होने की उम्मीद की जा रही है कि फिर से परमाणु संयंत्र भारत बनाएगा अपने देश में। ऐसा प्रतीत होता है कि रूस अगले कुछ वर्षों में कम से कम 1 दर्जन परमाणु रिएक्टर स्थापित करने वाला है, यानी कम से कम 12 दर्जन, उसके लिए बहुत कम है, क्योंकि वो सबसे शक्तिशाली देश दिखा जा सकता है गाइस। लाइक अभी भी हम देख रहे हैं कि किस प्रकार रूस अपनी शक्ति को यूक्रेन के ऊपर दिखा रहा है, उसको दबाने की कोशिश कर रहा है, जो कि अभी तो सही नहीं है। ये अमानवीय तरीका है उसका अपनी शक्ति को दर्शाने का। एंड हम देख सकते हैं ऊर्जा सहयोग पर जो संयुक्त दस्तावेज की उम्मीद कर सकते हैं, जिसमें ये शामिल होगा कि रूस भारत को एक नए तेल एवं गैस फील्ड का प्रस्ताव करेगा। भारत भी अब रूस को ये प्रमोट करना चाहता है, देना चाहता है, निर्यात करना चाहता है। आर्थिक संबंधों को सक्रिय बनाने पर इनका ध्यान देखें तो भारत एवं रूस के आर्थिक संबंधों में वृद्धि की उम्मीद की जा सकती है। नहीं, पैसे से रिलेटेड जो इकोनॉमिक इन दोनों की देश की अर्थव्यवस्था है, वो अगर एक दूसरे आयात निर्यात करेंगे तो वो ऑफकोर्स मजबूत होगी, जिसमें निष्पादन अपेक्षा से कम हो रहा है, तथा यह मजबूत सामरिक साझेदारी के स्तर के अनुरूप नहीं है। जैसे देखा जाए तो इतना डेवलपिंग नहीं हो रहा, क्योंकि अधिकतर भारत आयात ही कर रहा है, निर्यात उसे करना चाहिए, जिससे दोनों देशों के समय निर्मित किया है। एक अनुमान के अनुसार भारत रूस द्विपक्षीय व्यापार $10 बिलियन के आसपास है, यानी जो एक दूसरे से ये खरीदते हैं सामान, चाहे वो हथियार हुए या ऊर्जा संयंत्र जो हमने ऊपर पढ़ा गाइस, तो वो 10 बिलियन के ऊपर आसपास होता है। इसलिए दोनों देशों की बाधाओं को दूर करने का प्रयास करेंगे, तथा उम्मीद है कि ऐसी संधियों पर हस्ताक्षर किए जाएंगे जो कि अन्य पहलों को
संपूरित करेगी, नहीं पूरा करेगी, जिससे भारत प्रधानमंत्री हमारे मोदी जो हैं वो मेक इन इंडिया अभियान में रूस का एक महत्वपूर्ण साझेदार बन पाया गया। ऐसी उम्मीद की जा रही है कि मेक इन इंडिया जो सामान है उसे रूस भी प्रमोट करेगा। भारत रूस के मंच के साथ प्रधानमंत्री मोदी एवं राष्ट्रपति पुतिन द्वारा संयुक्त वार्ता अर्थात जो कि आर्थिक संबंधों को ऊपर उठाने पर इसी नवीकृत फोकस को रेखांकित करेगी। यानी अब भारत जो है अपनी अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए प्रयास कर रहा है, जिसमें रूस भी प्रमोट करता है, सहायता देता है भारत को। हीरे हमेशा के लिए देखा जाता है, उनकी जो फ्रेंडशिप है भारत और रूस की, उसे हीरे के समान माना जाता है। भारत एवं रूस के लिए ये शब्द हमेशा हीरे के लिए होना सच ही है। यह हम उम्मीद भी कर सकते हैं कि एक वैश्विक डायमंड के रूप में इनका उत्थान नई महत्वाकांक्षी योजना के अनावरण करेंगे। नहीं बहुत नई नई पॉलिसीज भी बन सकती हैं इन दोनों के बीच। रूस के डायमंड जाइंट अल्रोसा तथा भारत के हीरा व्यापारियों के बीच, जो हीरे के डीलर्स होते हैं डायमंड्स के, उनके बीच भी कुछ संधियों के हस्ताक्षर किए जाएंगे कि भारत में भी हीरे हैं तो में भी खरीदे हमारे से देश से, जिससे भारत के हीरा व्यापारी रूस से सीधा स्टोन प्राप्त करने में समर्थ हो सकेंगे और उनसे स्टोन लेंगे और अपना हीरा बेचेंगे। अंतरिक्ष गगनचुंबी मिशन है, अपने स्पेस से रिलेटेड भी इन दोनों में रिलेशन बहुत अच्छा रहा है। जैसे कि लाइक अंतरिक्ष के क्षेत्र में आकांक्षा की जाती है, आकाश वस्तु सीमा है, जिसमें अंतरिक्ष में पहला भारतीय मिशन लॉन्च करने से लेकर, यानी जब भारत का पहला मिशन गया था उसमें मानवयुक्त चांद मिशन, जो मानव चांद पे गए थे, तथा ग्लासनोस एवं अन्य महत्वपूर्ण अंतरिक्ष एप्लीकेशन पर चल रहे सहयोग से स्पष्ट है कि यानी हर एक वक्त भारत को रूस ने प्रमोट किया है, रूस ने सहायता करी है, अंतरिक्ष में जाने में भी रूस ने हमारे को सहायता करी है, जिसमें बाहरी अंतरिक्ष भारत रूस अंतरिक्ष सहयोग का एक दिव्यमान फ्रंटियर बना रहेगा। गाइस अब सांस्कृतिक संबंध देख लेते हैं, कल्चर रिलेशन भारत और रूस के बीच में। ये दोनों ही देश राज्य अपने देशों के लोगों को एक साथ लाने का प्रयास करते हैं, सांस्कृतिक ऊर्जा का प्रयोग करने के बारे में भी सोचते हैं, लाइक कल्चर से रिलेटेड, खान पीन का, सांस्कृतिक, शैक्षिक, एजुकेशन के आदान प्रदान के फर्टन के संबंध में भी विजन वक्तव्य में प्रमुखता से शामिल होने की उम्मीद है। अगर संस्कृति की बात करें, कल्चर की बात करें, तो शाश्वत ये रोमांटिक राज कपूर की मूवी की बात चल रही है इसकी। राज कपूर को आज भी भारत रूस संबंधों के मानसिक लैंडस्केप के ऊपर मंडराते नजर आते हैं, अर्थात राज कपूर को वहाँ पे बहुत ज़्यादा देखा जाता है, बॉलीवुड मूवीज़ को देखा जाता है रूस में, तो इससे हमारा एक कल्चर रिलेशन बना रहता है। और साथ ही हम देखें तो इसी के सतत अफेयर के रूप में फल फूल रहा है। अग्रणी विद्यालयों में अगर देखें, विश्वविद्यालयों में, यूनिवर्सिटीज़ हैं सहित रूस की अनेक संस्थाएं जो हैं, हिंदी के अलावा वहाँ पे हिंदी भी पढ़ाई जाती है रूस में। हमारे लैंग्वेजेस को हिंदी के साथ साथ तमिल, मराठी, गुजराती, बंगाला, उर्दू, संस्कृत एवं पाली जैसी अनेक भाषाएँ पढ़ाई जाती हैं, जिससे भारतीय संगीत, नृत्य, भारत के डांस को वहाँ पर देखा जाता है और क्लासेस दी जाती हैं। योगा तथा आयुर्वेद की रूस में लोकप्रियता आसमान पर है, यानी बहुत ज़्यादा ऊंची है, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलता है, भारत के कल्चर को वहाँ पर अपनाया जाता है अच्छे से, जिससे हमारे भी कल्चर की लोकप्रियता बढ़ रही है। वैश्विक साझेदारी देखिए गाइस, तो अमेरिका के वर्चस्व को चुनौती देने के लिए हम जानते हैं लाइक सोवियत संघ, जो कि रूस जो है सोवियत संघ का भाग था, जिसके अंतर्गत और 19 गणराज्य थे। और जब द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात सोवियत संघ का विघटन हुआ तो रूस ही रह गया, जिसके साथ भारत के संबंध हैं अच्छे संबंध जो देखा जाए, तो वो अमेरिका को चुनौती देना चाहता है। ऑफकोर्स वो दोनों में यही लड़ाई चल रही थी कि किसके पास कितनी शक्ति, इसलिए द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था। अब द्वितीय विश्व युद्ध की आशंका को बचाने के लिए गाइस शीत युद्ध चल रहा था, लाइक कोल्ड वर्ल्ड वॉर, तो इसके बाद भी दोनों में मतभेद बने रहते हैं। लाइक देखा जाए तो वो अमेरिका के बच्चों को चुनौती देना चाहता है अब रूस। उसके लिए उसने भारत को कई अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर यानी इंटरनेशनल स्टेजेस पर उसने समर्थन सपोर्ट करके दिखाया है। वास्तव में रूस जो है चीन व भारत को भी मिलाकर एक नया गठबंधन बनाना चाहता है, जिसमें हम देखे थे ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका ब्रिक्स के रूप में देखा जाए तो वो ब्रिक्स नाम का जो संगठन है गाइस, जिसमें 5 देश शामिल है, लाइक ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, साउथ अफ्रीका जो है, इसमें इसका जो फॉर्म है ब्रिक्स का, और साथ ही संघीय कोऑपरेशन यानी ऑर्गेनाइजेशन जो है SCO, संघाई का कोऑपरेशन, उसके संचालन से देखा जा सकता है। रूस ने इन क्षेत्रीयता को मजबूत करने के लिए, जो ग्राउंड लेवल के कंट्रीज़ को उन्हें डेवलप करने के लिए भारत की भी स्थिति को उसने समर्थन किया है, सपोर्ट किया है। आर्थिक संगठन देखें अगर, इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन और पश्चिमी संस्थानों द्वारा वर्चस्व को कम करने, यानी जो वेस्टर्न
ऑर्गेनाइजेशन होते हैं लाइक अमेरिका के वर्चस्व को कम करने के लिए, उसका मुकाबला करने के लिए इन्होंने ये ब्रिक्स नाम का संगठन बनाया, ताकि ये पांचों देश मिलकर एक ऐसी आर्थिक व्यवस्था को ऊंचाई को छू ले जिससे अमेरिका भी छोटा रह जाए या पीछे रह जाए, इसलिए वो कॉम्पिटिटर की तरह इसका प्रयोग कर रहा है। रूस इस बात को भी स्वीकारता है कि भारत पिछले कई वर्षों के दौरान अपेक्षाकृत उच्च आर्थिक विकास दर हासिल करने में सक्षम रहा है, अर्थात भारत एक डेवलपिंग कंट्री का हम जानते हैं, और पिछले कुछ वर्षों में भारत बहुत अच्छे अच्छे इन्वेंशन कर रहा है, टेक्निक्स में अपने आप को बढ़ा रहा है। लाइक मेट्रो भी देख लो, अब भारत में मेट्रो पूरी अच्छे से व्यवस्था कर चुकी है। ग्लोबलाइजेशन के थ्रू भारत में बहुत सारी यूनिक हमें एक्टिविटीज़ देखने को मिलती है, जिससे भारत का इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी बहुत अच्छे से हो रहा है। साथ ही उच्च तकनीकी वाले उद्योगों का भी विकास हो रहा है, हाई टेक्निक्स वाली यहाँ पे फैक्ट्रीज एस्टेब्लिश्ड हो रही हैं गाइस, तो इससे भारत का डेवलपमेंट देखा जा सकता है। परिवहन प्रणाली और लागत प्रभावी संकलन को बढ़ावा देने में ध्यान केंद्रित करता है, जैसे मैंने आपको बताया मेट्रो तो परिवहन से रिलेटेड है, जो कि एससीओ के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और आर्थिक सहयोग के विकास को सीधे रूप से प्रभावित करता है, उसकी भागीदारी को प्रभावित करता है। और राष्ट्रों के बीच घनिष्ठ संबंध, उनके जो 5 देश हैं उन सभी पाँचों के बीच जो घनिष्ठ संबंध है, अच्छा रिलेशन है, उसको सुनिश्चित करता है। ये भारत के लिए भी अत्यधिक महत्वपूर्ण है, भारत के लिए भी अच्छा है, जिसका रूस और मध्य एशियाई देशों के साथ भौगोलिक निकटता का अभाव था, कमी थी, वो जो 5 देशों का समूह है ब्रिक्स वो पूरा करता है। प्राथमिक क्षेत्र अगर हम देखें तो परिवहन सहयोग है इन देशों में, इन पाँचों में देखा जाए तो विस्तार पर रहा है कि हम रोड वगैरह बनाए, जो कि पूरे यूरेशियन क्षेत्र में व्यापार और आर्थिक सहयोग की संपूर्ण प्रणाली के विकास, लाइक एयरवेज होते हैं, एयरक्राफ्ट होते हैं, उसके थ्रू तो आते जाते रहते हैं लोग, और देश की संबंधितता इसमें संपूर्ण होती है, इकोनॉमिक रूप से बिजनेस डीलिंग होती रहती है, जिससे विकास होता है, डेवलपमेंट होता है, और विस्तार की संभावना को भी प्रभावित करता है, जो कि अन्वेषित बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में निवेश को आकर्षित करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं। जैसे लाइक हम जानते हैं फॉरेन कंपनीज आकर हमारे इंडिया में या किसी भी अदर स्टेट में जाके इन्वेस्ट करता है, जिसे हम बहुराष्ट्रीय कंपनी रूप में भी जानते हैं गाइज, जो कि लोगों को देखा जाए तो विकासशील देशों में रोजगार को बढ़ावा देता है। अच्छा भी होता है इसके इम्पैक्ट और बुरे इम्पैक्ट भी होते हैं, लाइक देश के हित को थोड़ी बहुत कहीं ना कहीं चोट अवश्य पड़ती है, जिसे हम आर्थिक सहयोग को मजबूत करने के लिए भी अब देखें तो मध्य एशिया के देशों के बीच ये मजबूत करने के लिए ही ये संगठन बनाए जाते हैं। इन बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में सक्रिय रूप से भाग लेने का अवसर है, हमें अपॉर्चुनिटी है। अब हमें भारत रूसी संबंधों को यथार्थवादी स्थिति से रियलिटी सिचुएशन के लेंस में माध्यम से देखना चाहिए गाइस। लाइक जो रूस है महाशक्ति को अपनी पिछली स्थिति को फिर से हासिल करने की कोशिश कर रहा है। वो जो पहले सोवियत संघ के रूप में एक अच्छा शक्तिशाली महाशक्ति था, वो वैसे ही बनना चाहता है। इसके लिए वह उसी स्थिति को पाने के लिए वह एक शक्तिशाली बनने के लिए भौगोलिक सीमाओं और स्थानों के साथ खेल भी रहा है। देखा जाए तो एक तरह से गेम प्ले कर रहा है। वो एक तरफ त्रिकोणीय संबंध का निर्माण कर रहा है, तो दूसरी ओर चीन के इशारे पर पाकिस्तान के साथ घनिष्ठ संबंध बना रहा है, जो कि वो हमारे लिए अच्छा नहीं है, भारत के लिए अच्छा नहीं है कि वो चीन और पाकिस्तान के साथ अगर डीलिंग करता है तो उससे भारत को इफेक्ट होता है, क्योंकि हम जानते हैं गाइस वो बॉर्डर हमारे लिए काफ़ी इफ़ेक्टिव होते हैं। वहीं रूस जो है चुपचाप चीन के इशारे पे पाकिस्तान का जो डीलिंग कर रहा है, जैसे चीन की वन बेल्ट रोड वन रोड पहल को आगे बढ़ा रहा है रूस, जो कि भारत की सुरक्षा के लिए हानिकारक है ना। क्योंकि चीन अगर हम जानते हैं चीन के साथ हमारे संबंध ज़्यादा अच्छे नहीं हैं, क्योंकि चीन के साथ एक बार युद्ध हो चुका है, पाकिस्तान के साथ भी हमारे 2 बार युद्ध हो चुके हैं बॉर्डर पे, जो कि बहुत ज़्यादा हानिकारक होते हैं, भारत के लिए काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट करते हैं। और चीन हमारा एक तरीके से देखा जाए तो शत्रु राष्ट्र है, अधिकतर मित्र नहीं है। उसने हमारे साथ बहुत खिलवाड़ भी किया, देखा जाए तो वो भारत को हड़पना चाहता है तिब्बत के थ्रू, अरुणाचल प्रदेश वगैरह देशों पर भी वो अपना अधिकार जमाने की कोशिश करता रहता है, जो कि हमारे भारत की क्षेत्रता को खंडित करता है, इसलिए ये हमारे लिए सही नहीं है। भारत की ज़रूरतों की कीमत पर देखा तो चीन की बढ़ती महत्वाकांक्षा को रोक सके, यानी हम चीन की जो उसकी जो चाल है उसे रोकने की कोशिश करते हैं। ये गतिशीलता हमें यह समझने में मदद करेगी कि रूस ने एससीओ एंड ब्रिक्स दोनों में ही भारत की सदस्यता को समर्थन क्यों किया है। हमें सोचना चाहिए भारत को क्यों प्रमोट कर रहा है इतना। तो इस तरह हमें भारत के रणनीतिक स्वायत्तता सिद्धांत को समझने की भी जरूरत है कि भारत जो है अब स्वतंत्र है, उसके ऊपर किसी का दबाव नहीं होना चाहिए। स्वतंत्र है, हम अपने निर्णय खुद ले सकते हैं, किसी के अंडर में आके नहीं। वास्तव में आज हम देख सकते हैं कि अमेरिका, रूस और इजराइल, इन सभी के शामिल होने से भारत की आपूर्ति कार्टेल में विविधता आई है। उसमें थोड़े बहुत
डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। इसलिए इस अधिनियम ने अंतर संगत विकल्प बनाने के लिए भारत को रणनीतिक स्वतंत्रता का प्रयोग किया, अर्थात तो भारत अपनी इच्छा से, स्व इच्छा से उसमें शामिल है। अगर वो चाहे तो वो वहाँ से हट भी सकता है। भारत व रूस संबंधों में बदलती भू राजनीति की जो द्रुत गणना की जाती है, उसकी जो बुरे इफेक्ट होते हैं, उसके बीच हम अनोखी चमक बरकरार रख पाएंगे, ऐसा सोचा जा रहा है। क्योंकि हर एक सीन के या हर एक रिश्ते के दो पहलू तो एक अच्छे एक बुरे। तो भारत के जो रूस के साथ अच्छे संबंध है, तो उसके साथ साथ थोड़े बुरे भी, जैसे लाइक हमने पढ़ा ऊपर गाइज कि वो चीन और पाकिस्तान को जो प्रमोट कर रहा है, उससे भारत को हानि तो हो रही है ना, तो उसके बुरे इफेक्ट हुए। तो इसलिए वो सोचा जाए कि अच्छा उनके जो रिलेशन है वो हमेशा ऐसे चमकते रहेंगे। तो इस प्रश्न का उत्तर जो जोरदार आवाज़ में हाँ है कि हाँ, हम चाहें तो अच्छा बना सकते हैं इनके रिलेशन को। हाल ही में कुछ घटनाओं के बावजूद, जैसे कि पाकिस्तान के साथ एक रक्षा संबंधी संधि करने के लिए रूस का जो विवादास्पद निर्णय रहा है, उसने रीज़न अच्छा दिया, परंतु समग्र तस्वीर अगर मिलकर देखें ज़्यादातर सकारात्मक है, पॉजिटिव इम्पैक्ट भी है रूस के साथ हमारा। भारत रूस संबंधों को चीज़ें जो है उसकी स्थायी प्रासंगिकता एवं मजबूती प्रदान करती है। यानी जो हमारा रिलेशन है वो एकदम प्रशंसनीय है, प्रासंगिकता है, मजबूत है, जो कि सामरिक क्षेत्रों में सहयोग की विविध रेंज तथा महत्वपूर्ण क्षेत्रीय हमारे क्षेत्रीय वैश्विक मुद्दों पर भी संदर्भ में समानता है, इक्वालिटी है हम हमारे दोनों देशों के बीच। लाइक थॉट में एक तरीके से इक्वालिटी है, जो कि बहुध्रुवीय एवं विश्व व्यवस्था में साझे विश्वास पर आधारित है गाइस, है ना। तो अच्छे तरीके से हमारे रिलेशन हैं भारत के और उसके साथ, अधिकतर अच्छे हैं। कुछ कुछ अगर बुरे भी हैं तो वो एनालिसिस में हम समझ सकते हैं। निष्कर्ष में अब गाइस हम लिख सकते हैं अपने कंक्लूजन में, बदलते भू राजनीतिक स्थितियों के बावजूद, जैसे लाइक हम देख रहे हैं आजकल पॉलिटिकल लाइफ कितनी ज़्यादा चेंजेस होती जा रही है, पावर के थ्रू लोग या देश एक दूसरे पे इफेक्ट करते हैं, चाहे वो संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा हो या अमेरिका का वर्चस्व देखें या भारत रूस का जो ये शक्तिशाली सैन्य शक्ति का प्रभाव अभी यूक्रेन के संदर्भ में हम देख रहे हैं। तो इसके साथ साथ भारत रूस के संबंध सुदृढ़ भी हुए हैं, कुछ अच्छे भी हुए हैं भारत में। दोनों ही देश जो है एक दूसरे को मजबूत रणनीतिक साझेदारी का विस्तार करने जारी रखना चाहते हैं, यानी एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहते हैं। इसलिए एक दूसरे की प्रगति में आर्थिक दाव लगाना, यानी इकोनॉमिक रिलेटेड से कुछ दाव पेच खेलना राजनीतिक कार्य तथा सुरक्षा को मजबूती प्रदान करता है। एक दूसरे की सिक्योरिटी के लिए उनको फ्रेंडशिप करनी ही चाहिए। वह सामरिक क्षेत्रों में सहयोग की विविध रेंज तथा महत्वपूर्ण क्षेत्रीय एवं वैश्विक मुद्दे पर इसमें समानता भी है कि वे अपनी अपनी क्षेत्रीय की स्वतंत्रता में स्वतंत्र है। भारत के अंतर्गत तो रूस का इम्पैक्ट नहीं होता ना, वो अगर उसके विदेश मंत्री के साथ ज़्यादा डीलिंग होती है। तो वो लोग जो हैं बहुध्रुवीय में अभी भी हाल में रूस और यूक्रेन के संघर्ष में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है, लाइक जिसमें भारत रूस के प्रतिबंध लगाने के पक्ष नहीं था, क्योंकि भारत ने इसे प्रमोट नहीं करना, उसने कुछ नहीं बोला भारत ने इस संबंध में। अगर वो बोलता है तो उससे उनके रिलेशन इफेक्ट करते हैं, ना तो उसने पक्ष लिया कि हाँ तुमने सही करा रूस, और ना ही उसने कुछ कहा। वैसे उसे पता है भारत को कि ये कार्य सही नहीं है, रूस को ऐसा नहीं करना चाहिए यूक्रेन पे, अर्थात जो ये संघर्ष चल रहा है गाइस उसे प्रतिबंध लगाने का पक्ष नहीं किया गया था। और ये विश्व शांति बनाए रखने के लिए भारत ने दुनिया की सुरक्षा को बढ़ाने के लिए संघर्ष में भारत संघर्ष को समाप्त करने हेतु एक रणनीतिक मध्यस्थ रहा बन गया है, अर्थात वो पीसफुली चाहता है। हम शुरुआत से जानते हैं भारत एक गुटनिरपेक्ष राज्य के रूप में भी उसने शीत युद्ध के काल में किस प्रकार शांति व्यवस्था को अपनाया था। तो इसी प्रकार भारत अभी भी शांतिपूर्ण व्यवस्था को अपनाता है गाइस, और पंचशील के सिद्धांतों पर चलता है। तो ये आज का टॉपिक हमारा क्लियर होता है गाइस। भारत रूस से संबंधित प्रश्न जितने भी आएंगे गाइस उसमें हमें इसी प्रकार से उसके आंसर लिखना है। आई होप यू विल डेफिनेटली अंडरस्टूड। एंड इससे टॉपिक रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं गाइस, लाइक जो कि हमारे एग्जाम में आने वाले। बदलते सामरिक परिवेश में भारत और रूस के संबंधों को समालोचनात्मक विश्लेषण कीजिए, है ना। समालोचनात्मक यानी थोड़ी सी उसकी क्रिटिकल एनालिसिस करना है गाइस, जस्ट लाइक उसके अच्छे इम्पैक्ट और बुरे इम्पैक्ट, जो कि मैंने आपको ऊपर अच्छे से बता दिया है। तो इसमें हमें यही आंसर लिखना है। सेकंड क्वेश्चन है, शीत युद्ध के बाद कि जो समय है, युग है, उसमें भारत और उसके संबंध में क्या अंतर है, डिफरेंसेस क्या हैं, जैसे लाइक हमने ऊपर डिफाइन कर दिया अच्छे से कि किस तरीके से भारत को रूस ने प्रमोट किया है हर समय, इतिहास काल से लेकर वर्तमान काल तक। एंड थर्ड क्वेश्चन, 21वीं सदी में भारत रूस में प्रमुख मुद्दे एवं सरोकारों का वर्णन कीजिए। गाइस ये तीनों क्वेश्चन जो है एक दूसरे से लिंक है, तो इसलिए ये हमारे तीनों क्वेश्चन का आंसर ऊपर वाला बहुत अच्छे से हो सकता है, जिसमें हमें काफ़ी अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। तो आप इसी तरीके से पॉइंट डाल के हाईलाइट करके लिखना है अपने एग्जाम में, तो यू विल डेफिनेटली गेट अ गुड मार्क्स इन दिस यूनिट। सो थैंक यू सो मच, प्लीज़ शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू।